बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी बड़े अहम इंकशाफात के हवाले से। बात होगी साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के हवाले से। इसहाक डार के दिए गए उस इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू में BBC में इसहाक डार के जो बयानात थे, जो जवाबात थे, उसने पाकिस्तान में तहलका मचा के रख दिया है। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल नजर आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बार गो नवाज गो के नारे लगाने वाले तहरीक इंसाफ के लोग इसका फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। साथ प्रोग्राम में बात होगी सिंध के वडेरों की, बात होगी सिंध हुकूमत की, बात होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की कि आखिर सिंध हुकूमत क्या कर रही है। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करने वाले सिंध के हुक्मरान हकीकी तौर पर सिंध में क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है रतुडेरों में, क्या हो रहा है लाड़काना में, और क्या हो रहा है खुसूसी तौर पर कराची में, जिसे कहा जाता है कि मईशत का गढ़ है, मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसका 70% रेवेन्यू जो है वो कराची से जनरेट होता है और पूरे पाकिस्तान को चलाता है। ये पहिया किस तरह, किस प्लानिंग के तहत जाम किया जा रहा है, क्या आसाइशें वहाँ दी जा रही हैं, प्रोग्राम में ये भी बात होगी। और साथ बात होगी आصفہ भुट्टो की सियासत में आमद की। आصفہ भुट्टो की आमद सियासत में क्या भूचाल ला सकती है, क्या वजह है कि अब पाकिस्तान के, मुझे खुल के कह लेने दीजिए कि पाकिस्तान के जो मर्द हजरात हैं, जो मर्द सियासतदान हैं, वो अब पीछे होते जा रहे हैं और अब हमें आगे नजर आ रही हैं तो हमारी माई, बेटी और बहनें जो इस वक्त सियासत में कदम रख चुकी हैं। आصفہ भुट्टो, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें अगर शबी नज़र आती है तो वो नज़र आती है शहीद बेनज़ीर भुट्टो की। और हमने देखा कि गुज़िश्ता होने वाले जो इंतखाबात की हम बात कर रहे थे, तो जिसमें बिलावल भुट्टो की बड़ी अच्छी तरह हमने देखा कि उन्होंने मुहिम चलाई। अब जो गुज़िश्ता दिनों में यौम तासीस मनाई गई और फिर बिलखुसूस जो PDM के जलसे किए जा रहे हैं, तो उसमें आصفہ भुट्टो की जो आमद हुई है, उस आमद के हवाले से बात होगी कि छोटी बेनज़ीर क्या करेंगी और चारों सूबों की जंजीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आصفہ भुट्टो क्या हकीकी तौर पर जंजीर बन पाएंगी। बात होगी कोरोना के हवाले से भी। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में सीनियर रहनुमा और सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़ोहैब ज़रदारी साहब। ज़रदारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई। ज़रदारी साहब, आपकी सिंध आमद इस्लामाबाद में इस वक्त है और मैं चाहूँगा आपके होने का फ़ायदा उठाऊँ। तो पहले तो आपसे मैं बात करता हूँ थोड़ी सी वफाक के हवाले से कि हुकूमत में बड़ी हलचल हमें नज़र आ रही है सियासत के अंदर। ख़ुसूसी तौर पर बात करूँ इसहाक डार की उस इंटरव्यू की BBC को दिए गए कि जिसमें उनके सवालात बड़े सख्त थे लेकिन जवाबात हमें बड़े लेफ़्ट और राइट होते हुए नज़र आए। क्या वजह थी कि इसहाक डार आपको तैयार नज़र नहीं आए थे, किसी प्रेशर में थे, या ये कोई प्लांटेड इंटरव्यू था? साक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस पर बात करने के लिए आपने मुझसे एक चीज़ ये है कि बड़ी एक अच्छी चीज़ आपने पूछ ली। जो प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल में अगर जो हार्ट टॉक देखने वाले लोग हैं उनको पता है कि वो किस नेचर का प्रोग्राम है, तो इसको प्लांटेड तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सवालात वही सख्त थे वो जो हर प्रोग्राम में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसहाक डार साहब तैयारी के साथ नहीं गए थे, उनको शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस बड़े शो में जा रहे हैं और वहाँ किस तरह के सवालात होते हैं, तो वो यहाँ एंकर किस तैयारी के साथ बैठा हुआ है। मेरे ख्याल में जिस तरह एक उसी दिन इंटरव्यू चला था तो किसी सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ पोस्ट रखी थी, मैं उससे मुत्तफ़िक होकर वो बयान भी करना चाहता हूँ कि किसने लिखा था कि इसहाक डार तो टिकटॉक समझ कर वहाँ चले गए लेकिन पता चला कि वो तो हार्ट टॉक है, टिकटॉक नहीं है। तो उनके सवालात यकीनन बहुत ही वज़नदार थे। उन्होंने यानी कि उनसे जब पूछा जा रहा था कि आप बताएं कि आपने क्या किया, आपने करप्शन की या नहीं की, तो वो कह रहा है कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। यानी कि जो उससे सवाल पूछा जा रहा था वो बड़ा घुमा फिरा के उसकी बात कर रहा था। उसमें तीन आप हम अगर हिस्से करते हैं इसहाक डार साहब के इंटरव्यू के, तो तीन हिस्से बनते हैं। एक उनका जो ज़्यादा हिस्सा था वो इमरान खान पर डायरेक्टली और उनकी हुकूमत पर तनकीद का था। एक हिस्सा उनका जो था वो था इदारों पर तनकीद का था, और एक थोड़ा बहुत हिस्सा जो उन्होंने अपने बारे में या जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, जो केसेस हो रहे हैं उन पर, उसमें प्रॉपर्टी के हवाले से तो उन्होंने बड़े दो अजीब चीज़ें की हैं। मेरी समझ से तो बालातर हैं, पाकिस्तानी कौम अगर समझ सकती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक चीज़ ये कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि उनके पास कोई जायदाद ही नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ एक घर है जो हुकूमत ने कब्ज़े में ले लिया। मेरी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई कि ये वाकई ऐसा होगा, क्योंकि अगर इस तरह के घर तो बहुत सारे लोगों के पास हैं लेकिन सब लोग मुल्क से बाहर इस तरह जाकर सालों साल नहीं रह सकते, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ रहने के लिए भी उनको पैसा चाहिए। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके बच्चों की हैं और बच्चों से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनसे उनका कोई वास्ता नहीं, वो उनसे ला ताल्लुक़। देखिए, इस हवाले से
हमारे यहाँ एक कानून, एक तरीक़ेकार मौजूद है साकिब साहब के अगर कोई बाप अपने बच्चों को आग करता है अपनी जायदाद से, अपने कारोबार से, रिश्तों से लाताल्लुकी करता है, तो पूरा एक कानूनी प्रोसीजर होता है, उसका एक एफिडेविट बनता है। फिर आप अखबारात में एक स्टार लगवाते हैं जिस पे लिखा होता है ऐलान लाताल्लुकी, या लिखा होता है ऐलान आकनामा कि भाई हमारा अब मेरा इन बच्चों से कोई वास्ता नहीं। कोई है इसहाक डार साहब इस तरह बता सकते हैं कि जो आज कह रहे हैं कि उनके बच्चों का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई आकनामा, कोई लाताल्लुकी का ऐलान? तो ये तो सिर्फ मेरे ख्याल में अपने आप को उन्होंने कवर करने की नाकाम कोशिश ज़रूर की इस पूरे इंटरव्यू में। और बाकी यहाँ जहाँ तक उनकी बात थी कि भाई हमारे ख़िलाफ़ ये चीज़ें हो रही हैं कि नेब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, ये वो सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये कि उनसे एक सवाल मेरे ख्याल में उन्होंने 3 बार पूछा है कि आप चाहते हैं कि इंतखाबात अभी हों, आप चाहते हैं इमरान खान घर चला जाए, तो आप यहाँ बैठकर, आप और नवाज शरीफ यहाँ बैठकर मूवमेंट चलाएंगे, आप पाकिस्तान वापस जाएंगे, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? तो वो घुमा फिरा के बात कर रहा है, ये और ये इदारों, ये फलां, ये अच्छा आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं और आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस इस पर किया है। मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था प्लांटड था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ और आपके होने का बार बार कह रहा हूँ, फ़ायदा उठाना चाहता हूँ क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पर भी। ये नवाज़ शरीफ को क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया इस इंटरव्यू के लिए? क्योंकि जो इसहाक डार साहब हैं ये तो अभी भी इस डोमेन में 4थे और 5वें नंबर पर आते हैं। ज़ाहिर ऊपर फ्रंट के ऊपर नवाज़ शरीफ हैं, फिर मरियम नवाज़ हैं, फिर शहबाज शरीफ हैं, फिर नीचे एक और साहब हैं, फिर उसके बाद आप आ जाते हैं नीचे वो शाहिद खान अब्बासी हैं, फिर आप नीचे आ जाएँ तो आपके पास इसहाक डार का नंबर नज़र आता है। इसहाक डार साहब जब ताजिकिस्तान गए थे एक माशी दौरे के ऊपर और उसके बाद वहाँ से वो बरतानिया मफरूर हो गए, मतलब इस्तेमाल करो मफरूरी के मफरूर हो गए वहाँ पे। तो ये इंटरव्यू क्यों सिर्फ इसहाक डार के लिए था? और इसहाक डार अगर प्लांटेड नहीं थे तो जो सवालात जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े हार्ड टॉक्स थी और बड़े हार्ड डिस्कशंस हुई थी, जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो नवाज शरीफ क्यों नहीं? 3 साल से इसहाक डार वहाँ पे थे, तो इस मौके पर ही टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि इसहाक डार का सिलेक्शन किया गया? ये मेरे ख्याल में 2 गलतियाँ हो गई हैं। एक तो इस वक्त पर मुस्लिम लीग नून को कोई भी इस आलमी फोरम पर इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, ठीक है, और अगर देना चाहिए था तो फिर किसी ऐसे बंदे को बिठाना चाहिए था जो उसमें चीज़ें जो है वो मुकाबला कर सकता है। एंकर का मतलब मुकाबला होता है कि आप जिस तरह का आपसे वज़नदार सवाल पूछा जा रहा है आपका जवाब भी उतना ही वज़नदार होना चाहिए। अब यहाँ पर इनके पास ये कि इस वक्त आप देखें इनके अलग अलग चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ साहब एक अलग लाइन पे अपनी उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, मरियम नवाज़ साहिबा पहले अलग थी स्टेटमेंट्स, अब बाद में जब उनके इंटरव्यू आया और वो सारी चीज़ें तो वो बिल्कुल अब नीचे लेवल पर आ गई हैं कि अब इधर बात हो सकती है, ये हो सकता है, इदारों से ये हो सकता है, साथ चल सकते हैं। नवाज शरीफ का गुजरांवाला के जलसे में जो उनका खिताब था उसके बाद अब वो कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा, तो इन्होंने सोचा कि हम पहले एक ओपनर के तौर पर इन्होंने इसहाक डार को भेजा है। जो ओपनिंग इनकी थी वो नाकाम हुई और बड़ा फ़ायदा इसका PTI की हुकूमत ले रही है बड़ी, यानी कि इमरान खान साहब भी ने अपने जो कल गिलगित बल्तिस्तान की तकरीर में उन्होंने ये कहा था कि आप शक्ल देखते आप उसकी देखने वाली थी। मतलब इतनी चीज़ें को भी नोट कर रही है PTI की हुकूमत और उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया है मुस्लिम लीग नून को जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये टाइमिंग जो थी ये मुस्लिम लीग नून के लिए ठीक नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला उनकी साइड पर हुआ है, उनकी चॉइस पर हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये चॉइस भी उनके पास गलत, चॉइस गलत है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बहसीत कौम, बहसीत पाकिस्तानी ये बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बना है इंटरव्यू? और इस इंटरव्यू में जैसे आपने खुद कहा कि तैयारी नज़र नहीं आई थी, सिलेक्शन गलत सिलेक्शन की गई फॉर द राइट पर्सन ऑफ द इंटरव्यू, तो ऐसे में जो शर्मिंदगी का बाइस बने हैं इसहाक डार साहब पूरी कौम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक गैर मुल्की मीडिया पे बैठा हुआ एक गैर मुल्की जो एंकर है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, सवालात कर रहा है, वो अपने करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहा है। और बाहैसियत पाकिस्तानी मुझे तो बड़ा अजीब फील हुआ कि आप एटलीस्ट डिफेंड करते, आप बताते कि आपने, लेकिन फिर जैसे आपने कहा कि वो इदारों पे तनकीद करते रहे चीज़ें, तो ये तो शर्मिंदगी का बाइस बने कि आप बतौर पाकिस्तानी और एक सियासतदान होते हुए भी आप अपने मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की मीडियम को इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, और वो भी इस अंदाज से देखें ना कि साकिब साहब के वो हमारे पास मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और बहुत सारे उन्होंने अहम ओहदों पर रहे हैं, सेनेटर रहे हैं। वो हमारे पास मतलब यहाँ पर जब तक चौधरी निसार थे, यानी कि चौधरी निसार और उनका दूसरा तीसरा नंबर आता था नवाज शरीफ के बाद पावरफुल होने में, और उनको वो तो नवाज शरीफ के फैमिली मेंबर के तौर पर भी हैं, उनका एक अपना इमेज था। उसके साथ साथ वो जब वहाँ जब बैठे थे हार्ड टॉक में, जो भी पाकिस्तानी बैठेगा
वो ना तो पार्टी की नुमाइंदगी करेगा, ना वो अपने किसी कंपनी की नुमाइंदगी कर रहा होता है, वो वहाँ हमारे मुल्क की, हमारे कौम की नुमाइंदगी कर रहा होता है। और एक बंदे का वैल्यू लेवल चेक करें उसका, कि जो हमारे पास हुकूमत चला कर गया है और वो इस हुकूमत को नाकाम भी कह रहा है, वो आने वाली हुकूमत की डिमांड भी कर रहा है, लेकिन ख़ुद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ख़ुद आइडियोलॉजिकल इतना वीक है कि वो डेमोक्रेसी की सही डेफिनेशन वहाँ नहीं बता पा रहा। उनसे इदारों पे तनकीद करने के लिए कोई उनके पास कोई ठोस चीज़ें नहीं है, सिर्फ इंटरव्यूज़ को सबूत के तौर पर दे दें। फ़लाँ बंदे ने स्टेटमेंट जो दी थी, फ़लाँ ने स्टेटमेंट दी थी, भाई आपके पास कंक्रीट एविडेंस क्या है कि जिस पर आप कह रहे हैं कि ये धांधली हुई है, आपके पास कुछ तो होना चाहिए। वहाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने एक यूरोपीय यूनियन की कोई रिपोर्ट थी, एंकर ने कहा कि ये रिपोर्ट है जिसमें प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं इलेक्शन के हवाले से, कि जिसमें उन्होंने बताया कि ठीक है कुछ जगहों पर कुछ पार्टीज़ ने गड़बड़ की है, लेकिन ओवरऑल ये इलेक्शन सही हुए हैं। वो सवाल था उस एंकर का। उसके जवाब में कहते हैं कि नहीं, वो तो ये फिर आप इस तरह बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो आप इसके ख़िलाफ़ हैं, इसके बरक्स हैं। तो उस एंकर ने कहा मैं जिस रिपोर्ट का नाम ले रहा हूँ उस रिपोर्ट को दुनिया मानती है। यानी हमारा मिनिस्टर साहब जो नवाज शरीफ का सेकंड है, जो वहाँ बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि वो यूरोपीय यूनियन की कोई एक रिपोर्ट आई है, उसमें क्या लिखा है और वो वहाँ उनके इलेक्शंस के हवाले से क्या चीज़ें। दूसरी चीज़ ये कि वो उनका बड़ा रोना था, वो इसी पर रोना था कि ये एहतसाब वाला मामला है, ये नेब को ख़त्म हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो भाई आपने वहाँ बताया कि नेब किसने बनाया। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक सवाल जो उसमें आया है, मैंने जो सुना, उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ फ़ौज पर तनकीद करते हैं, आपके नवाज शरीफ ज़ियाउल हक ने उसको बनाया, उनके साथ रहे, उनकी ही वजह से वो सियासतदान बने। आप इतना यूटर्न लेकर अब आप उसी फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं। तो पसीने आ गए और वो क्या कहता है, ये तो इर्तिकाई अमल है। अरे भाई इर्तिकाई अमल क्या है? मतलब आप बुनियाद को तो देखेंगे ना। अगर ये एक टेबल है, ये टेबल बड़ा होकर कल दरख्त बन जाए तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई क्या शानदार दरख्त है। तो भाई क्योंकि ये इर्तिका है, भाई इर्तिका नहीं, नीचे टेबल है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हुई है, जो टेबल से कैसे दरख्त उगाए। तो मतलब अजीब किस्म की लॉजिक से हटकर उनके जवाब जरूर। जैसा जिस तरह आपने कहा कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, और लेकिन जिस तरह के वो जवाब दे रहे थे तो बड़ी अजीब मंतकें पेश कर रहे थे। बहरहाल ये अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा तो कहना यही है, और मुझे कहने में ज़रा बराबर भी कोई शर्मिंदगी नहीं है, और मैं बड़ा बेखौफ इस बात को कह रहा हूँ कि ये प्लान्टेड इंटरव्यू था। प्लान्टेड इंटरव्यू इसलिए था कि सिलेक्शन ठीक नहीं थी, और जो जवाबात दिए जा रहे थे वो यकीनी तौर पर एक प्लान्टेड इंटरव्यू था। सिंपैथी कह लीजिए, एक मीडिया ट्रायल कह लीजिए। और ये बड़ी अजीब लगता है कि जब आपका एक कौमी सियासतदान किसी गैर मुल्की मीडिया पर बैठकर अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, अपनी रियासत के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, तो लग यही रहा था कि वो एंकर भी पेड था, जिसे पेड करके वहाँ बिठाया गया था। इसके पीछे भारत हो सकता है जिसने फंडिंग की हो, इसके पीछे कोई और अवामिल भी हो सकते हैं, ताकि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया वो चीख कर पाकिस्तान में कह रहे हैं, उसी बयानिए को इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया गया है। और हाईलाइट करने की वजह यही है कि वो मौक़िफ़ जो नवाज शरीफ साहब पीडीएम के जलसों में करते रहे हैं, या मरीम नवाज साहब जलसों में करती रही हैं, वहाँ तक महदूद हुआ है। शॉर्टली आपका मौक़िफ़ इस पर लेना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। इस इंटरव्यू के पीछे आपको लगता है, या मैं जो कह रहा हूँ उसमें कहीं अगर लगता है आपको कि सदाकत महसूस नहीं हो रही, तो इससे थोड़ा सा आगाह कीजिएगा ताकि फिर आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल शक और शुकूक का इजहार तो किया जा सकता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं कि जिस तरह हमारे मीडिया पर तनकीद की जाती है तो आप समझते हैं कि कोई इंटरनेशनल मीडिया जो वो बड़ा जानिबदार है और बड़ा वो मुनसिफ है और बड़ा मुनसिफाना करता है, इस तरह नहीं है। हो भी सकता है, इसमें चांस हो, लेकिन मकसद ये था कि इंटरव्यू देखने के बाद इस तरह का अगर प्लान था तो वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है, और वो उनकी मतलब मुस्लिम लीग नून को खुद मुंह की खानी पड़ गई। यानी कि अगर उन्होंने ये तैयारी की कि हम इंटरनेशनली तौर पर इस बयाने को लेकर जाएंगे कि यहाँ फ़ौज मुदाखलत करती है, तो इस हवाले से उनके पास रिवर्ट हो गया। हाँ, मतलब देखें आपको मतलब उनके पास उनसे जब पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं कि यहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है इदारों की, आप तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इदारा जो है वो नहीं है, चंद फ़र्द हैं, चंद अफराद हैं जो करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप यानी कि अगर एक सरबराह है, एक इदारे का एक सरबराह, उसका आप नाम लेकर कहते हैं कि उसने ये चीज़ें की हैं, तो फिर अजीब सा लगता है कि और दूसरी एक नया टर्म मैंने सुना इसहाक डार के मुंह से
कि उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं इसको अब किस तरह समझूं कि आप वो क्या इसमें कहना चाह रहे हैं कि किस तरह का एक जुडिशल मार्शल लॉ है हमारे मुल्क में। जुडिशरी मेरे ख्याल में अपने अपने उसमें पैरामीटर्स के अंदर काम करे, बल्कि आप देखें इमरान खान को सिर्फ इस बिलियन ट्री प्रोजेक्ट पे कितना खींच के रखा हुआ है चीफ जस्टिस साहब ने। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तो बिल्कुल बचकाना लगी, यानी कि आप इंटरनेशनली लेवल पर बैठकर आप इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। आपको हक है जमहूरियत के अंदर कि आप तनकीद करें, आप इदारों पर तनकीद कर सकते हैं, आप जुडिशरी पर भी कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट पर करें, आप फौज पर करें, लेकिन कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना आपके पास। यहाँ तो बैठ कर चलें भी जलसा है गुजरांवाला में, मुल्तान में, कराची में, सखर में, जहाँ भी जलसा है, आपको जो कहना है कह दो। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, जो झूठ बोलना है आप बोल दो आवाम को। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और ज़ाहिर है हम इसी हवाले से बात कर रहे थे और आपने जलसों की बात की है। मैं थोड़ी सी बात को आगे करना चाहूँगा। जलसों की आपने बात की है, ये जलसे जो हो रहे हैं इन जलसों के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि पाकिस्तान में तो कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन ऐसे में एक और नया नारा है कोविड-18 का। मरियम नवाज साहबा कहते हैं कि कोविड-18 ज़्यादा ख़तरनाक है, 19 ख़तरनाक नहीं है। तो क्या यही वजह है कि जो PDM के जलसों में हमें इतना ज़्यादा लोगों का हजूम नज़र आ रहा है जिनमें कोई खौफ नहीं है, या कोविड-19 सिर्फ एक ड्रामा है, एक मेंटल वॉर है? तो ये जलसे जो हैं ये कोविड-18 के ख़िलाफ़ है और कोविड-19 को हराया जा रहा है। देखें, ये तो मेरे ख्याल में कि अब कोविड-18 और कोविड-18 दो टर्म्स हैं, दो हथियार हैं जो हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन को रोकने के लिए कोविड-19 की बात कर रही है और अपोजिशन हुकूमत को प्रेशर में लाने के लिए, अपने मुतालबात के लिए वो कोविड-18 का ट्रम, अब नया ट्रम जो है वो लेकर आए हैं। असल मसला मेरे ख्याल में इस सारे इन मामलात में लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया है कि शायद कोरोना अब है ही नहीं, ये तो सिर्फ सियासी बयानिया है, पता नहीं क्या है मामला। क्योंकि जब पहला फेज़ था हमारा कोरोना का, जो फरवरी में स्टार्ट हुआ, एंड में सिंध में पहला केस जो कराची में ज़ाहिर हुआ, तो सिंध हुकूमत बड़ी तेज़ हो गई, लेकिन यहाँ वफाकी हुकूमत थोड़ा स्लो चल रही थी। सिंध हुकूमत ने पहले स्कूल भी बंद कर दिए, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन भी लगा दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ से नरम रवैया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना, इतना मसला नहीं है कोरोना का जितना बताया जा रहा है। वहाँ हमारा चीफ मिनिस्टर हर रोज़ बैठ के आ रहा था टीवी पर कि ये हो गया वो हो गया। वहाँ भी दो अलग अलग चीज़ें थी। वो काफ़ी महीनों के बाद जाकर NCOC में फिर जाकर ये एक मुत्तफिक होकर बैठे। अब सूरत हाल ये है कि अब वफाकी हुकूमत कहती है कोरोना है, अब सिंध हुकूमत कहती है कोरोना है। अब यानी कि हमारे यहाँ सईद गनी साहब स्कूल बंद करवा के खुद मुल्तान में आकर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं हज़ारों लोगों के दरमियान। वहाँ कोरोना नहीं है। सिंध के अंदर की बात करूँ, कोरोना है तो स्कूलों में है, कोरोना है तो शादी हालों में है। शादी हाल में भी इस तरह कि 300 आप जो है ना वो मेहमान बुला सकते हैं। वहाँ कोरोना नहीं आएगा। वहाँ कोरोना नहीं आएगा। वहाँ अगर 300 से एक ज़्यादा हुआ तो कोरोना आ जाएगा। 300 की इजाज़त है, एक शादी हाल में आप मेहमान बुलाएं, लेकिन एक स्कूल में 20 बच्चे नहीं बिठा सकते आप। मतलब अजीब किस्म की, गैर मंतकी किस्म की ये चीज़ें फैलाकर अब लोग भी समझना शुरू हो गए। लोग इसलिए सीरियस नहीं ले रहे। ये दूसरी बार हमारे यहाँ ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है कराची के अंदर, यकीन करें कहीं भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अब आते हैं कि इसको सियासी तौर पर किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब सियासी तौर पर ये हो रहा है कि ज़ाहिर है हुकूमत चाहती है कि ये ना हो, ये जलसे जुलूस ना हो, क्योंकि अपोजिशन एक मोमेंटम बना रही है। ये जो जलसे थे पहले जलसे से लेकर अभी तक जितने हैं, यहाँ अभी लाहौर में ये होने जा रहा है, ये अपोजिशन एक मोमेंटम बना रही है। लेकिन अब इस अपोजिशन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो वाकई जनवरी में आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठ रहे हैं। अभी तक इस तरह कुछ नहीं, बस वो यही कह रहे हैं कि ये हुकूमत जनवरी में जा रही है। अब इसमें ये हुआ है कि आसिफ जरदारी साहब एक दो बार उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बार खिताब किया, उसके बाद तो सारी पार्टियों ने कहा कि भाई ये बयान हमारा है ही नहीं। अब एक नून लीग को लीड कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन मुल्तान में तो आकर आصفہ भुट्टो ने लीड भी किया और पहली उनकी सियासी एंट्री भी थी और यौम तासीस को उन्होंने एज ए मेज़बान के तौर पर उन्होंने उसको किया। अब यानी कि चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं कि दूसरी क़यादत की तरफ आ रही हैं जिनको इतना तजर्बा नहीं है सियासी। अब इस वक्त अगर हम बिलावल समेत हम जितनी भी PDM की क़यादत में अगर रखें तो मौलाना फजल रहमान के अलावा बाकी उन जितना कोई तजर्बेकार इस इत्तेहाद में नहीं है। मौलाना साहब के एक अलग अपना एक बयानिया है और वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट तौर पर खड़े हैं। वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उनका एक धरना जो इस्लामाबाद की तरफ वो नाकाम रहा, वो वापस गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस एंगल से
हुकूमत गिराने के हक़ में नहीं है, गिराने के कि आए और वो हुकूमत गिरा दें, क्योंकि फिर ये आगे भी कोई और आकर गिरा देगा। मुस्लिम लीग नून तो हर हाल में चाहती है कि कैसे भी हो लेकिन ये जाए, वाइंड अप हो जाए। तो ये अंदरूनी तौर पर जो इनके नुकात हैं उन पर सब मुत्तफिक नहीं है। और मेरे ख्याल में पीपल्सपार्टी की एक रिवायत रही भी है, क्योंकि पीपल्सपार्टी ने वफाक की सतह पर बहुत कम, लेकिन सिंध की सतह पर उसने माजी में बहुत सारे इत्तेहाद बनाए हैं, पीपल्सपार्टी का हिस्सा रही है। लेकिन आगे चलकर पीपल्सपार्टी यूँ गायब हो जाती है, उन इत्तेहादों से पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि पीडीएम में भी पीपल्सपार्टी इस तरह शायद दो हाथ कर जाए अपोजिशन से, क्योंकि पीपल्सपार्टी काफ़ी वक्त से बारगेनिंग के लिए तैयार है। पीपल्सपार्टी ने ख़ुद को पेश किया हुआ है। अब आगे बात बन नहीं रही तो पीपल्सपार्टी शायद इसके थ्रू बात बनाने की कोशिश कर रही है। अरे ज़ाहिर साहब, आपने पीपल्सपार्टी की बात की है, और पीपल्सपार्टी अब क्योंकि सिंध तक महदूद रह गई है, वफाक में उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, पंजाब में तो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन सिंध में महदूद है। सिंध आप अभी एक लंबा दौरा करके इस्लामाबाद पहुँचे हैं, तो सिंध की सूरत हाल की अगर बात करूँ, सिंध की जो सूरत हाल हमें नज़र आती है वो इतनी तसल्ली बख्श नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब सिंध में अपोजिशन तहरीक इंसाफ की, लेकिन हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। क्या वजह है कि आصفہ भुट्टो अपनी सियासत का आगाज़ करती हैं मुल्तान से जाके, जबकि उनके आबाओ अजदाद सारे सिंध से ताल्लुक़ है, सिंध में उन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत की है बहुत ज़्यादा। और नोडेरों की बात करें, रतोडेरों की बात करें, लाड़काना की बात करें, तो अभी एक स्टोरी भी हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता दिनों में जो एड्स का दिन मनाया गया, तो रतोडेरों में जिस तरह बच्चों को, छोटे बच्चों को जिस तरह एड्स में इजाफा हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, वहाँ सेहत आमा के क्या मसाइल हैं, ज़रा उससे हमें आगाह कीजिएगा। इस हकीकत से मैं चाहूँगा पर्दा उठा दें और बताइए कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है। क्या सिर्फ इंतखाबी मुहिम तक जाना बेहतर होता है? उसके बाद जो वहाँ सूरत हाल है एड्स पर कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है? अब भी तकरीबन 2000 से ज़ायद अमवात रतोडेरों में हो चुकी है, और रतोडेरो बेनज़ीर का गढ़, रतोडेरो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का गढ़, रतोडेरो इस वक्त बिलावल भुट्टो का हल्का इंतखाब है, और वहीं से आصفہ भुट्टो ने भी आगे अपनी सियासी मुहिम को चलाना है। तो क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ शहादतों का नाम लेकर इस तरह नुकसान पहुंचाती रहेगी? हकीकत क्या है इस वक्त वहाँ पे? साकिब साहब, आपके सवाल दो हिस्सों पर हैं। एक सवाल तो मैं पहले उसे का मुख्तसर जवाब दे दूं कि आपने कहा कि आصفہ भुट्टो साहिबा ने मुल्तान में ही जाकर अपने सियासी उसका कैरियर का आगाज़ क्यों किया है, तो वो एक मैं हादसाती तौर पर उनकी एंट्री को लेता हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से वो उसमें ना आ सके। तो क्योंकि ये एक तो पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था, क्योंकि ये पीडीएम का जलसा नहीं था, यौम तासीस का जलसा था, फिर पीडीएम उसके साथ उसमें इन्वाइटेड थी, इसीलिए कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में से कोई ना कोई होना उसका लाजमी था। तो इसलिए आصفہ ज़रदारी साहब अपनी सेहत की वजह से नहीं निकल सकते, और बिलावल भुट्टो साहब को कोरोना हो गया, और मेरे ख्याल फरियाल तालपुर साहब के पार्टी के अंदर, वैसे तो हुकूमत के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन पार्टी के अंदर अभी उनका इतना बड़ा नहीं है कि वो उनको भी भेजा जाए, इसलिए उन्होंने एमरजेंसी के तौर पर या प्लान बी सी आप ले लें, उसके तौर पर उन्होंने इसमें लॉन्च भी कर दिया आصفہ को। और मेरे ख्याल में उनकी एंट्री हम उसको वेलकम भी कहते हैं कि एक अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी में जहाँ फीमेल पॉलिटिशियन बहुत कम है, वहाँ एक और फीमेल पॉलिटिशियन का लीडर का इजाफा हुआ है। कतई नज़र उसके कि ये कितना सिंध के लिए या मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होता है, ये तो आने वाले दिनों पे बात होगी, क्योंकि लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। ख़ुद पीपल्स पार्टी के तो जियाले वैसे ही ज़ाहिर है उनको उसको एडमायर करते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के लोगों ने भी उसको वेलकम किया, और यहाँ तक कि ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि हमें बेनज़ीर भुट्टो की उसमें झलक नज़र आ रही है। तो मेरा उसमें यही कहना है कि बिल्कुल हम सबको आصفہ भुट्टो के सूरत में बेनज़ीर भुट्टो नज़र आ रही हैं। हम चाहते हैं कि आصفہ भुट्टो सिंध को भी देखे, उसको सिंध भी नज़र आना चाहिए कि आपकी हुकूमत 13 सालों में क्या कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ क्या किस कदर लाकानूनियत है, बर्बरियत है, किस कदर बेड गवर्नेंस है, करप्शन है। तो रतोडेरों के हवाले से जहाँ तक बात है, आपका जो सवाल है, तो रतोडेरों में पिछले 1-2 साल से वहाँ एड्स के केसेस, HIV के, क्योंकि एड्स अलग चीज़ है और HIV अलग चीज़ है, तो ये भी लोगों को लाजमी सुनना चाहिए, क्योंकि जो HIV है वो अलग चीज़ है और एड्स जो है वो अलग चीज़ है। तो HIV के ज़्यादातर वहाँ पर हमें वो केसेस नज़र आए, बच्चों में ख़ासतौर बड़ी जो तशवीशनाक बात, क्योंकि शुरू में जब 1-2 केसेस आए तो लोगों ने उनको जो हमारे जो सोशल बिहेवियर्स हैं उसके तहत लिया गया कि यार ये शायद किसी और वजह से हुआ होगा, लेकिन जब बच्चों में उसकी तादाद बढ़ना शुरू हुई तो फिर पता चला कि यार इसके तो बहुत सारे वही एलिमेंट जो क्विक डॉक्टर्स हैं या जो सैलून्स हैं, मतलब इस तरह के जो लोग हैं जो बार बार एक चीज़ें, या जिस तरह वो सिरिंजेस का इस्तेमाल है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन होती है,
वो उस प्रॉपर नहीं होती, तो पूरा हल्का, देखें आपका मेडिकल सिस्टम ही सारा मौजूद है, पूरा हल्का, यानी कि वो देखो तो आप जिस तरह भी डालें, लेकिन लाड़काना में, लाड़काना ये रतो ज़ेरो में या लाड़काना में सिर्फ एड्स नहीं है, हेपाटाइटिस आप उनका रेशो देखें वो बहुत ज़्यादा है, उसमें तो लोगों की बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं। सिंध के अंदर 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इंटरनेशनली ये कहा गया है कि ये हेल्थ के हवाले से सिक्योरिटी रिस्क हैं, उसमें शायद अभी गुज़िश्ता एक हफ्ते में 50 अमवात आपके तो डेढ़ बच्चों की हुई है, और इसमें बड़े अलग शामिल हैं। तो सवाल तो ये है कि जो सेहत आमा के मसाइल, जैसे आप जिन चीज़ों को इशू उठा रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है? 13 साल आपने खुद कहा कि 13 साल पीपल्सपार्टी हुकूमत वहाँ हो गई। एक और चीज़ मैं आपके उसमें जो आपने बात की ना उसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे आपने कहा कि ये बेनज़ीर भुट्टो का आबाई हल्का रहा, जुल्फ़िकार भुट्टो का ये घर रहा, वहाँ से वो जीतते रहे। नहीं मैंने कहा मतलब मैं उसमें आता हूँ। फिर उसके बाद आपने ये वो कहा कि ये अब इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का वो हल्का इंतखाब है, और सूबाई पर ये फरियाल तारपुल का हल्का इंतखाब है। और जब हम बात करते हैं सेहत की, तो इस वक्त सिंध की वज़ीर सेहत आसिफ जरदारी की बहन डॉक्टर अजरा पेचू है, यानी कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ख़ानदान पर आ रही है, इस एक शहर की जो पूरे सिंध पर हुक्मरान है, जो बादशाह बन के ख़ानदान बैठा हुआ है, ये उसके हर फर्द की, यानी कि अगर सेहत का मामला आता है तो भी आप देखेंगे कि आसिफ जरदारी की फैमिली, अगर सूबाई हल्का आता है तो भी आसिफ जरदारी साहब की बहन, अगर आता है ऊपर हल्का तो आसिफ भुट्टो पे बिलावल भुट्टो साहब खुद। तो मतलब इस सारे सिस्टम में आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनका अपना हल्का है वहाँ लोगों की क्या हालत है। तो मेरे ख्याल में उससे आपको पूरे सिंध का नक्शा आपके सामने आ जाना चाहिए, कराची से लेकर कश्मीर तक, आप वहाँ से कारुंजर से लेकर आप कंबर शहजाद कोट तक, और आप घोटकी और यहाँ तक उबाड़ो तक आप सूरत हाल देखें। सिंध पूरा तबाह व बर्बाद हो चुका है। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के, यानी कि आप चीफ जस्टिस साहब के गुज़िश्ता कल जो है रिमार्क्स हैं कि सिंध में फ़ंड तो जाते हैं लेकिन नज़र नहीं आते, और यकीन करें तो जाते हैं, जहाँ से जाते हैं वहाँ से फंड्स जनरेट ज़रूर होते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि केसेस तो हमारे पास साबित हो नहीं रहे। लेकिन सिंध पर नहीं लग रहे, सिंध के लोग आज भी भूख मर रहे हैं। सिंध के लोगों को के साथ बड़ा मसला ये है कि उनको रोज़गार नहीं है, सेहत की सहूलत नहीं है, तालीम की सहूलत नहीं है। तालीम एक तो चल नहीं रही, दूसरी ऊपर से इन्होंने हर 1-2 महीने के बाद अब 3 महीने के लिए इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। तो ये इस तरह की हालत पैदा की, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ का वडेरा ज़िंदा रहना चाहिए। वडेरा ज़िंदा रहेगा तो वोट मिलेगा, वोट ज़िंदा रहेगा तो भुट्टो ज़िंदा रहेगा। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, और सिंध के पूरा आपने एक सही मायनों में जो हकीकत वहाँ पर है वो बयान की कि हो क्या रहा है, और जो ज़िम्मेदारान हैं वो ज़ाहिर है वही लोग हैं जो इस वक्त सियासत के बड़े अहम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। अब थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कराची के हवाले से। आपने फ़ंड्स की बात की थी कि फ़ंड्स आते हैं पर जाते कहाँ हैं। कराची की सूरत हाल भी कुछ हमें यही नज़र आ रही है कि तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी का ये शहर, जिसने पूरी कौमियत के लोगों को यहाँ पे अपने साथ समोया हुआ है, हर नस्ल हर तबके का लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े कारोबार यहाँ पर हैं, सनतें यहाँ लगी हुई हैं, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट के हवाले से देखें तो हमें वहाँ वो तसल्ली बख्श इक़दामात नज़र नहीं आते। हमने देखा है कि अभी रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह बड़ी सरजनिश की है सिंध हुकूमत की, बिलखुसूस अगर बात करूँ फायर ब्रिगेड्स के हवाले से, तो 2.5 करोड़ आबादी के शहर में सिर्फ 44 फायर ब्रिगेड्स हैं और 14 जो हैं वो उनके पास फायर टेंडर्स हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है 13 सालों से? क्यों इक़दामात नहीं किए जा रहे? हम जब भी देखते हैं आग लगती है तो नुकसानात होते हैं, लेकिन हमारे पास लोग नहीं होते। अब आइंदा माह में वफाकी हुकूमत तकरीबन 55 के करीब फायर टेंडर्स देने जा रही है। तो इतनी ताख़िर क्यों देर लगी वफाकी हुकूमत को सोचने के लिए, और क्यों देर लग रही है सिंध हुकूमत को तमाम चीज़ों को अमल दरामद कराने के लिए? क्या हर जगह, जैसे आपने खुद भी कहा था इंटरव्यू के दरमियान के जुडिशल सिस्टम के बारे में इसहाक डार ने इंटरव्यू में कहा था, तो लग तो यही रहा है कि अब हर जगह अदालत को ही इंटरवीन करना होता है। कोई फैसला कोर्ट में जाता है, अदालत फैसला लेती है, सर्जनिश करती है, फिर सब लोग जान जाते हैं। क्या कहिए? नहीं, उस पर तो एक हवाले से तो जहाँ तक देखें जुडिशल मार्शल की जो उन्होंने बात की, जो मैं अभी तक हैरत में हूँ कि मुझे ये टर्म समझ में नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे। ये जो हमारे पास जो जुडिशरी कर रही है सारी चीज़ों पर जो आप सर्जनिश की बात करें, उसको हम अपने टर्मिनोलॉजी में उसको हम जुडिशल एक्टिविज़म कहते हैं, और मेरे ख्याल में वो अच्छी बात है। अगर उससे सोसाइटी में बदलाव आता है और आवाम को रिलीफ मिलता है तो ये जुडिशल एक्टिविज़म होना चाहिए, और माजी में भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। कराची का जो मामला है वो सिंध के बाकी इलाकों से थोड़ा मुख्तलिफ है। कराची में सिंध पीपल्स पार्टी को कभी भी हुकूमत नहीं मिली, ठीक है, पीपल्स पार्टी को वहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ, क्योंकि सारा ज़्यादातर फंड्स जो है वो आपको
बल्दिया को जाता है, आपके सिटी नाजिम को या मेयर होता है जो उनको जाता है, नहीं वजीर नहीं, लेकिन फंड्स जो हैं वो मुशर्रफ के दौर पर डायरेक्ट उनके दौर में डायरेक्ट जाते थे। ठीक है, लेकिन मेयर इस वक्त कराची का उसके पास वो अथॉरिटी है ही नहीं, ये सारी बाइंग जो है ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आ जाती है। मुझे सिर्फ बताएं कि ये कैसे हो सकता है। देखें, कानून ने पूरा सिंध में एक ही लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस अप्लाई हो रहा होगा ना, ये इस अख्तियारात की का रोना हैदराबाद का मेयर क्यों नहीं रोता? वो भी तो एमक्यूएम का था ना, उसने कभी नहीं रोया। लाड़काना का मेयर नहीं रोता। देखें, वो सिर्फ कराची का मेयर सिंध में नहीं है, सिंध में 3-4 मेयर हैं, सखर का मेयर है, उसने तो कभी नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ें नहीं, वहाँ काम नहीं करना, इसलिए ये कहना था कि मुझे अख्तियारात नहीं है। भाई मेयर को फंड्स मिल रहे थे, मेयर का अभी खुद इस दौरान कितना करोड़ों रुपए की करप्शन का स्कैंडल सामने आया है। ये मेट्रोपॉलिटन इशू है, और मेट्रोपॉलिटन इशू में आप कमिश्नर को बिल्कुल नहीं भूल सकते। जो कमिश्नर कराची है इज द मेन रिस्पॉन्सिबल, और वो आपके अंडर सुपरविजन ऑफ चीफ मिनिस्टर है। मैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ अब नहीं, उसमें ये नहीं कहता कि ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। तो मकसद ये कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ पीपल्सपार्टी नहीं है, इसकी जिम्मेदार वो सब सियासी क़ुव्वतें हैं जो वहाँ से वोट लेती हैं। पीपल्सपार्टी को क्या सीटें मिली? पीपल्सपार्टी ने अगर एक सीट सईद गनी की बढ़ाई है तो बिलावल की लियारी में गंवा भी थी। पीपल्सपार्टी को वहाँ से तो वोट ही नहीं मिल रहा ना। पीपल्सपार्टी आज भी अगर कराची पर अपनी हुकूमत का क्लेम करती है, मैं उसको नहीं मानता, 4-5 सीटें उसको मिलती हैं। इस वक्त भी ज़्यादातर सीटें जो हैं वो पीटीआई के पास हैं, उसकी शहर की एमक्यूएम के पास है। पीटीआई इस वक्त इक़्तिदार में हाँ अभी तक, यानी कि उसकी 6 भी हैं। पीपल्स पार्टी के पास इतनी कहाँ मिली, यही नहीं, उसको मिल ही नहीं रही। 1-2 मलिर से मिलती हैं, एक आधी यहाँ से मिलती है, लियारी से एक इस फिलहाल बोनस में मिल रही है सईद गनी वाली, लेकिन पता नहीं कब तक वो होगी, वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो माजी में पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीतती उधर से। तो इन सब की इसका थोड़ा बहुत जो है ना वो जिम्मेदार हम सबको ठहराएंगे। अब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है 13 साल से बैठी है। पीपल्स पार्टी ने कराची पर अगर काम किया होता तो एमक्यूएम के इस पूरे सारे तबाही के बाद लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते। पीपल्स पार्टी अगर कराची में पीपल्स पार्टी ने मुंह की खाई है, वो इस वजह से खाई है कि पीपल्स पार्टी ने कराची को ऑन ही नहीं किया। हाँ, मुराद अली शाह ने शुरू में जब हुए थे थोड़ा बहुत एक्टिविज्म करके दिखा, अब कुछ नहीं है। कराची का एक और बड़ा मसला है, वो ये कि कराची के शहरी भी उस शहर को ऑन नहीं करते। मैं वहाँ रहता हूँ, मैं उस शहर को ऑन नहीं करता। वहाँ कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, कोई आपके पास वाकई फायर टेंडर्स क्या, अगर आपके पास सही माना कुछ कोई ये ईदी और छिपा ना हो ना, तो लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी रहें। हुकूमत के पास तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं। हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने एक अमन एम्बुलेंस जो अमन फाउंडेशन की थी, उनको फिर मर्ज कर दिया, गवर्नमेंट ने अपने उसमें टेक ओवर लिया। वो भी यही कहते हैं कि हम सिर्फ ज़िंदा लोगों को उठाएंगे, मैयतें हम नहीं उठाते। आपने सिंध में ही देखा था एक बार कि गधे गाड़ियों पर मैयतें जाती हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग, मैयत पड़ी होती है, एम्बुलेंस के लिए चंदा कर रहे होते हैं। ये कराची में मैंने देखा है, कराची में मैंने देखा कि ये जितनी बड़ी सर्विसेज हैं ये कराची से बाहर तो फ्री में नहीं उठाती ना। वहाँ सिविल हॉस्पिटल हो, आपकी SIUT हो, आपकी जिना हॉस्पिटल हो, वहाँ लोग मैयत रख के बैठे होते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस के 5,000 देने, हमें मैयत सखर लेकर जानी है, पैसे नहीं है, वहाँ लोग चंदा कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जब बेड गवर्नेंस हो, वहाँ फायर ब्रिगेड का ना होना या चीज़ें समझ नहीं आती। जहाँ बच्चे ढेर से खाना खाते हों, जहाँ पानी पीने का मैसर ना हो, गटर मिला पानी लोग पीते हों, वहाँ मेरे ख्याल में ये फायर टेंडर्स या ये सारी चीज़ें तो फिर बाद में कहीं आती हैं। सिंध हुकूमत ने वहाँ लोगों को ना इंसान समझा है। हाँ, अपना वो माल बना रहे हैं, खुद अच्छा पानी पी रहे हैं, खुद मिनरल वाटर पी रहे हैं। लोग आज भी कराची के अक्सर आबादी पानी पीने के पानी से महरूम है। अगर जो पीती है तो वो महंगा पानी खरीद कर पीती है, बाकी तो गटर का मिला हुआ पानी पी रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी ज़ोहैब ज़रदारी साहब। कराची से एक बड़ा तवील दौरा करने के बाद इस वक्त हमें इनके साथ बात करने का मौका मिला और बड़ी हकीकत बयान की, सिंध के हवाले से वो तमाम हक़ाइक़ बयान किए जो इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जागिए और बताइए सिंध हुकूमत को, आसिफ ज़रदारी साहब जागिए, बिलावल भुट्टो साहब जागिए, और अब जो बेनज़ीर की छोटी साहबजादी जनाब आसफ़ा भुट्टो साहिबा जो हैं वो इस मैदान में उतर चुकी हैं, वो जागे जो बीच में खुद सफ़ीर भी बनी रही हैं। तो कोशिश कीजिए कि सिंध के लोगों को इंसाफ दें, उनको सेहत आमा के जो मसाइल हैं उन्हें हल करें। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और ये जिम्मेदारी सब पे लायक हो जाती है, चाहे इसमें किसी भी जमात का कोई भी लीडर हो, कोई भी हुक्मरान हो, उसे चाहिए कि कराची के मसाइल मिलकर हल करें।
अब हमें नज़र ये आ रहा है कि तमाम मसाइल का हल अगर नज़र आता है तो वो अदलिया की जानिब नज़र आता है। अदलिया पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है और जब अदालतें अपना काम करती हैं तो फिर कहा जाता है कि जुडिशल मार्शल लगाया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा जाते जाते, वो बड़ी ज़रूरी है कि खुदारा इस मुल्क को ज़रूरत है एक ऐसे ईमानदार सियासतदान की, एक ऐसे मेहनती सियासतदान की जो मुल्क और कौम का सोचे, ना कि सिर्फ अपनी कुर्सी का। इमरान खान साहब कब तक रियासत मदीना का दावा करते रहेंगे, कब तक ये नारा लगाते रहेंगे और कब तक बैरून मुल्क बैठे हुए ये भगोड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ या वो मफरूर लोग गैर मुल्की मीडिया पे बैठकर पाकिस्तान की बदनामी करते रहेंगे, इसको भी रोकना होगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, मुझे प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। टीवी सब पे नजर, अंदर की खबर।